हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चे, जल्दी से एक बार पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लें क्या? हाँ सर, बिल्कुल करिए। तो फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली मैंने आपको आपके इस प्यारे से पेपर का एक इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि इस पेपर के नाम में जो दो टर्म यूज की गई हैं बेसिकली उसका मतलब क्या है। वो टर्म थी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सो ऑडिटिंग का मतलब बताया कि इट इज एग्जामिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, कि जब कभी भी आप किसी भी सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन कर रहे हो, दैट इज आप उसके ऊपर ऑडिट कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट मैटर केवल फाइनेंस का ही हो। कि कई बार जब हम ऑडिट वर्ड को सुनते हैं तो केवल हम इसको फाइनेंस के साथ ही लिंक करते हुए देखते हैं कि इसमें हम केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करते हैं। इसका एरिया कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंशियल है या फिर वो नॉन फाइनेंशियल है। कुछ नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर के एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, लाइक मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट। ये सारे के सारे ऐसे सब्जेक्ट मैटर हैं कि जहां पर आप ऑडिट तो करते हो, लेकिन इस ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर नॉन फाइनेंशियल था। सर क्या सीए इंटर लेवल पर हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों कवर करेंगे? देन आंसर इज नो। आपका जो सीए इंटर लेवल है इसके अंदर केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट मैटर कवर किया गया है, इट इज ओनली फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर। यानी आपके लिए जो ऑडिट का मतलब है वो केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट के साथ ही होगा। इसके बाद जो सेकंड टर्म आई थी आपके इस पेपर के नाम में, एश्योरेंस, इसका मतलब क्या था? तो एश्योरेंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर को आप एग्जामिन कर रहे थे उसके ऊपर अपने एग्जामिनेशन के बेसिस पर अपनी एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आना। यानी कि जहां कहीं भी आप ओपिनियन दे के आते हो वो अपने आप में एक तरीके का एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। जिस एंगेजमेंट के अंदर आप एक ओपिनियन एक्सप्रेस करके आते हो वो एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। अब यहां पर मैंने आज की क्लास में एक टर्म यूज करा है पहली बार, एंगेजमेंट। समझ पा रहे हो उसका मतलब क्या है? जैसे कि ये लाइव लेक्चर है, आप और मैं इस लेक्चर में क्या हुए, एक साथ एंगेज हुए हैं, तो ये आपके और मेरे बीच में क्या है, एक एंगेजमेंट है जहां पर आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होंगी और मेरी भी कुछ जिम्मेदारी होंगी, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम सब यहां पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। फिजिकल मोड पे तो नहीं हुए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपकी और मेरी इस एंगेजमेंट में क्या हुए, हम दोनों नहीं, हम सब क्या हुए हैं, एंगेज हुए हैं। ऐसे ही सोचिए कि जब एक प्रैक्टिसिंग सीए अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट के साथ वो एंगेज होता है या नहीं होता? तो जब कभी भी मैं किसी क्लाइंट के साथ किसी काम को करने के लिए क्लाइंट के साथ एंगेज होता हूं, जब कभी भी मैं किसी भी क्लाइंट के साथ कोई भी काम करने के लिए एंगेज होता हूं, यानी कि मैं और क्लाइंट एक साथ जब किसी काम में एक साथ एंगेज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट। तो जरा सोचिए, क्या ऑडिट एक एंगेजमेंट है या नहीं है? क्या ऑडिट एक एंगेजमेंट है या नहीं? थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं, प्लीज अपने मन में इसका रिप्लाई निकालिए। इस बीच में देख लेता हूं कनेक्टिविटी प्रॉपर है या नहीं है। मुझे अभी तक एक्सेस नहीं मिला है। हम्म, चलिए बच्चे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे मुझे ठीक तरह से देख पा रहे होंगे, प्रॉपर तरीके से आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो क्या ऑडिट एक तरह का एंगेजमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है। जब मैं किसी क्लाइंट के साथ ऑडिट करने के लिए एंगेज होता हूं, यानी क्लाइंट मुझे अपॉइंट करता है और मैं उस क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के पर्पस के लिए एंगेज होता हूं, तो ये मेरे और क्लाइंट के बीच में एक एंगेजमेंट है। और इस एंगेजमेंट को टेक्निकल टर्म में नाम दिया जाता है ऑडिटिंग एंगेजमेंट। यानी कि प्रैक्टिसिंग सीए का एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पर वो क्लाइंट के यहां पर जाके उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करता है और उनके ऊपर एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आता है। दैट एंगेजमेंट इज ऑडिटिंग एंगेजमेंट। और क्या इस एंगेजमेंट के अंदर एक ओपिनियन एक्सप्रेस की जाएगी या नहीं की जाएगी? देन आंसर इज यस। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चे, जरा सोच समझ के रिप्लाई करना, सोच समझ के। क्या ऑडिट एक एंगेजमेंट है या नहीं है? क्या ऑडिट क्लाइंट के साथ
क्लाइंट के साथ एक एंगेजमेंट है या नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। सर आंसर इज यस, ऑडिट क्लाइंट के साथ एक एंगेजमेंट है। क्या इस एंगेजमेंट में क्या इस एंगेजमेंट में एक ओपिनियन एक्सप्रेस की जाती है। क्या इस एंगेजमेंट में एक ओपिनियन को आप एक्सप्रेस करके आएंगे? देन आंसर इज यस। आप ओपिनियन क्या देके आएंगे भाई? जिसको भी आप एग्जामिन कर रहे हो वो ठीक से बना है या नहीं बना। क्लाइंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, आप जाएंगे और क्लाइंट के यहां पर उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे, और एग्जामिन करने के बाद जो एविडेंस आपके पास आएंगे उनके बेसिस पर आप ओपिनियन देके आएंगे कि मेरे अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने हैं या नहीं बने। इसको हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू, कि क्या एंटिटी के क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको आप एग्जामिन कर रहे हो, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते। यहां पर आप बच्चे क्या एक्सप्रेस कर रहे हो? अपनी ओपिनियन। तो क्या ऑडिट क्लाइंट के साथ एक एंगेजमेंट है? आंसर इज यस, ऑडिट क्लाइंट के साथ एक एंगेजमेंट है। क्या इस एंगेजमेंट के अंदर एक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है? देन आंसर इज यस, इस एंगेजमेंट के अंदर एक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चे, प्लीज 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 ध्यान से सोच समझ के आपको इसका आंसर निकालना है। क्या क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट, क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है? क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है? यस और नो, यस और नो। सोच समझ के अपना आंसर निकालिए। लगभग 15-20 सेकंड के आसपास का मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए, सोच लीजिए। क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है? यस और नो। क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है? यस या नो पर अपना आंसर निकालिए। ऑडिटिंग एंगेजमेंट क्या है? जिस एंगेजमेंट में आप जाएंगे क्लाइंट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे। और एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? जिस एंगेजमेंट में आप ओपिनियन देके आते हो। बिकॉज मैंने पहले कहा जहां पर ओपिनियन है, जिस एंगेजमेंट में आप ओपिनियन देके आ रहे हो, वो अपने आप में एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। क्योंकि एश्योरेंस का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बच्चे आपको क्या बताया था? इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड, कि आपने जो भी एग्जामिन किया है उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको अपनी बात रख के आनी है। तो दैट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन इज कॉल्ड एज एश्योरेंस। क्या वहां पर आप एक एश्योरेंस एक्सप्रेस करके आ रहे हो? तो क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? तो एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन से होता है? जहां ओपिनियन होती है वहां एश्योरेंस होता है। इस पॉइंट को प्लीज दिमाग में फिक्स कर लो। जहां ओपिनियन होती है वहां एश्योरेंस होता है। जहां ओपिनियन होती है वहां एश्योरेंस होता है। तो बताइए कि क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है या नहीं? आंसर इज यस, आंसर इज यस। बिकॉज अगर मैं इसका रीजन दूं आपको, बिकॉज बिकॉज इन ऑडिटिंग एंगेजमेंट एंड opinion is expressed, an opinion is expressed on the basis of, on the basis of
एग्जामिनेशन कंडक्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड। तो ऑडिटिंग एंगेजमेंट बेसिकली एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। ऑडिटिंग एंगेजमेंट बेसिकली एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। बच्चे शुरू किया ना, आप 2-3 क्लास में फील करेंगे कि मैं बहुत स्लो हूं। रीजन यही है कि मुझे ना आपकी एक फाउंडेशन डेवलप करनी है, क्योंकि एक जब तक अच्छी फाउंडेशन आपकी डेवलप नहीं होगी तब तक आपके कंसेप्ट बेटा बिल्ड हो ही नहीं सकते। तो एक एक चीज के ऊपर पूरी आरएनडी कर लेंगे, एक एक चीज के ऊपर पूरी मेहनत कर लेंगे, कंसेप्ट को समझने में, कंसेप्ट को पकड़ने में कहीं से कोई भी कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितना अभी तक मैंने आपको समझाया है, ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी। ऑडिटिंग क्या होता है, एक मिथ ये दूर किया मैंने आपका कि भाई केवल फाइनेंस में नहीं होता, ये किसी भी एरिया में हो सकती है। लेकिन हाँ, जो आपका सिलेबस है वो केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट की बात करता है। फिर बात करी हमने एश्योरेंस की, जिसका मतलब था कि वहां पर आप एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आ रहे हो। फिर आज एक टर्म मैंने आपको समझाई है एंगेजमेंट, कि एंगेजमेंट क्या होता है। तो जब किसी भी काम के लिए मैं क्लाइंट के साथ एंगेज होता हूं, तो ये मेरे और क्लाइंट के बीच में क्या है, एक एंगेजमेंट है। ये मेरे और क्लाइंट के बीच में एक एंगेजमेंट है। तो ऑडिट जब मैं करता हूं तो मैं केवल अपने बुक्स थोड़ी चेक करूंगा। ऑडिट में कैसे करूंगा, एक क्लाइंट मुझे अपॉइंट करेगा, मैं क्लाइंट के यहां पर जाऊंगा और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करूंगा। तो क्या यहां पर मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करने के लिए एंगेज हुआ हूं या नहीं हुआ? डेफिनेटली आप हुए हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक एंगेजमेंट है। तो क्या ऑडिट एक एंगेजमेंट है? यस, ये मेरे और क्लाइंट के बीच में एक एंगेजमेंट है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में एक नाम दिया जाता है ऑडिटिंग एंगेजमेंट, यानी एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पर आप ऑडिट कंडक्ट करते हो। फिर बात आई कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है। तो जिस एंगेजमेंट के अंदर आप कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, उस एंगेजमेंट को बेसिकली मैं एक एश्योरेंस एंगेजमेंट कह देता हूं। तो बात आई कि क्या ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है? देन आंसर इज यस। ऑडिटिंग एंगेजमेंट एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, बिकॉज ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर जो आपने एग्जामिन किया है उसके बेसिस पर आप एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करके आते हो। क्लियर है या नहीं है? हाँ सर क्लियर है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा सोच समझ के आप मुझे बताएंगे कि क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है या नहीं है। क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट होगा या नहीं होगा? एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है ए लिमिटेड। इस कंपनी ने अपॉइंट करा है मिस्टर एक्स को, अपॉइंट मिस्टर एक्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस करते हैं। अपॉइंट मिस्टर एक्स टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 22-23। यानी कि कंपनी ने जो रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 22-23, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर चुकी थी। अब कंपनी के यहां पर ऑडिट होने वाली थी, तो कंपनी ने कहा इससे पहले कि हमारा ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आए, सपोज कि इनका ऑडिटर मिस्टर वाई है, ये भी सीए है, ये भी सीए है, लेकिन मैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि वाई के एंड पर ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कंपनी ने एक काम किया, इन्होंने मिस्टर एक्स को अपॉइंट करा टू कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए लिमिटेड, कि भाई आप हमारी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करिए, और अगर इन बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट आपको मिलती है तो उस मिस स्टेटमेंट को आप हमें रिपोर्ट करेंगे, वो मिस स्टेटमेंट आप हमें रिपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ उन मिस स्टेटमेंट का आपको करेक्शन भी करना है। तो एक कंपनी है, उन्होंने मिस्टर एक्स को, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको अपॉइंट किया और कहा कि सर देखिए, हमारे यहां पर ऑडिट शुरू होने वाली है,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि ऑडिटर आए और अपना काम करना शुरू करे, आप आइए और आके एक बार हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन कर लो। और बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करके उसमें जो भी गलतियां, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी फ्रॉड या कोई भी एरर अगर आपको मिलती है तो वो पहले तो आप हमें रिपोर्ट करिए कि कौन कौन सी फ्रॉड या एरर आपने ढूंढी है, वो आप हमें बताइए और उसके बाद आपको उनका करेक्शन भी करना होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है यहां पर कि क्या मिस्टर एक्स इस क्लाइंट के यहां पर ए लिमिटेड, जो एक्स और ए लिमिटेड, इन दोनों के बीच में जो ये एक एंगेजमेंट हुआ है, क्या ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट है या नहीं है? मिस्टर एक्स का जो एंगेजमेंट क्लाइंट के साथ हुआ है ए लिमिटेड के साथ, क्या ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट है या नहीं? यस और नो, प्लीज जल्दी से बच्चे मुझे यहां पर रिप्लाई करिए। इतने में एक बार देखता हूं कि मुझे स्ट्रीमिंग क्यों दिखाई नहीं दे रही है। स्ट्रीमिंग आज मुझे दिखाई नहीं दे रही, चलो कोई बात नहीं। उम्मीद कर रहा हूं कि लेक्चर बच्चे आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। तो क्या मिस्टर एक्स ए लिमिटेड में ऑडिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आंसर इज नो। मिस्टर एक्स ए लिमिटेड के अंदर कोई भी ऑडिट बच्चे इस जगह पर नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे, इसका आंसर निकाल लीजिए। मैंने आंसर दे दिया आप लोगों को कि एक्स यहां पर ऑडिट नहीं कर रहे। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं किसी क्लाइंट के यहां पर जाता हूं और उन्होंने जो अपने यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया हुआ है, मैं उसको एग्जामिन करता हूं और एग्जामिन करने के बाद मैं केवल यह बता रहा हूं कि ये ठीक से बने हैं या ये ठीक से नहीं बने, तो बेसिकली मैं यहां पर अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं देते। अगर मैं ऐसी बात बोल के आ रहा हूं कि इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या इन माय ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो मैं बोलूंगा कि यहां पर मैंने एक ओपिनियन को एक्सप्रेस किया। लेकिन क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट करा और कहा कि सर प्लीज आइए और एक बार देख लीजिए सब कुछ ठीक है या नहीं है, और जो भी गलतियां हैं वो हमें बताइए आप। बेसिकली मैं यहां पर अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा। बेसिकली इस एंगेजमेंट के अंदर मैं कोई यहां पर अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा। मैं केवल उसके यहां पे जाता हूं, उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैंने एग्जामिन किया। एग्जामिन मैंने किया है, लेकिन एग्जामिन करने के बाद मैंने वहां पर अपनी कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करी है। ऑडिटिंग एंगेजमेंट में हमेशा ओपिनियन होगी। अगर आप एग्जामिन कर रहे हो लेकिन ओपिनियन नहीं दे रहे, अगर आप एग्जामिन कर रहे हो लेकिन आप कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हो, तो मैं इसको ऑडिट नहीं कहूंगा। मैं इसको ऑडिट बिल्कुल नहीं कहूंगा। देखो मेरी बात सुना ध्यान से बच्चे, ऑडिट का मतलब मैंने बताया था एग्जामिन करना, लेकिन एग्जामिन करने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? वहां पर एज ऑडिटर आपका अल्टीमेट पर्पस था अपनी एक ओपिनियन को दे के आना। अगर मैंने एग्जामिन किया लेकिन उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर मैंने कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया, तो इस केस में मैं इसको ऑडिट बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने यहां पर अपनी कोई ओपिनियन को तो एक्सप्रेस किया ही नहीं है। मैं केवल क्लाइंट के यहां पर जाता हूं और उन्होंने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाया हुआ था उसको मैंने एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी गलतियां मुझे मिली, वो गलतियां मैंने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की, और कम्युनिकेट करने के बाद अब मैं मैनेजमेंट के साथ बैठ जाता हूं और मैं उन गलतियों को वहां पर सही करवाना शुरू करता हूं। तो बेसिकली मैं यहां पर कोई ओपिनियन दे कर रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग ये सही है या मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। मैंने तो केवल उनको एग्जामिन किया, एग्जामिन करने के बाद मुझे गलतियां मिली, उन गलतियों का मैंने करेक्शन करवा दिया। ये कोई ऑडिटिंग एंगेजमेंट नहीं है। यानी कि जब मैं बात करूंगा ऑडिट की, जब हम बच्चे बात करेंगे ऑडिट की, इसमें दो चीजें आप साथ साथ लेके चलिए। एक तो पहली बात, इसमें क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन। इसमें होना चाहिए एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के साथ साथ इसमें क्या और होना जरूरी है? ओपिनियन। अगर मैं एग्जामिन कर रहा हूं लेकिन मैं अपनी ओपिनियन देके नहीं आ रहा हूं, तो इसका मतलब ये कोई ऑडिटिंग एंगेजमेंट नहीं है। जहां पर मैं क्लाइंट के यहां पर जाके उनकी केवल बुक्स ऑफ अकाउंट में कमियां ढूंढता हूं, और कमियां ढूंढने के बाद फिर मैं मैनेजमेंट के साथ बैठ जाता हूं उन कमियों को दूर कराने के पर्पस के लिए,
तो ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट नहीं है। तो ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट नहीं है। इतनी बात बच्चे क्लियर है आपको? हाँ सर, ये वाली बात क्लियर है। चलिए, ये ऑडिट तो नहीं है। अब जो भी एंगेजमेंट है, चलिए ऑडिट तो नहीं है ये। मेरा अगला क्वेश्चन कि क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? यस और नो? इसका तो आंसर बच्चे आप निकाल सकते हो। क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है क्या? यस और नो? क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? यस और नो? 10 से 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए, सोच लीजिए। क्लाइंट ने अपॉइंट करा, बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन किया, जो भी गलतियां मिली बताई उनको, और उन गलतियों का फिर मैंने करेक्शन करवा दिया। तो क्या ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है? यस और नो? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों ने अपना आंसर निकाला होगा। ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं की गई। जहां ओपिनियन है वहां एश्योरेंस है। इस टैग लाइन को बच्चे दिमाग के किसी कोने में फिक्स कर लीजिए। जहां ओपिनियन होती है, जहां ओपिनियन होती है, जहां ओपिनियन होती है वहां एश्योरेंस होता है। और जहां ओपिनियन नहीं होती, जहां ओपिनियन नहीं होती वहां एश्योरेंस नहीं होता। क्या मैंने, मिस्टर एक्स ने यहां पर ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस किया कि मेरे अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, या मेरे अकॉर्डिंग, मेरी ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देते? क्या मिस्टर एक्स ने यहां पर ऐसी कोई ओपिनियन ए लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक्सप्रेस करी है क्या? नहीं करी। तो यहां पर कोई ओपिनियन नहीं है, अकॉर्डिंगली यहां पर कोई एश्योरेंस भी नहीं है। तो मिस्टर एक्स ने ए लिमिटेड के यहां पर ना तो कोई ऑडिट करी है, बिकॉज ऑडिट का मतलब अब आप केवल एग्जामिनेशन से लेकर नहीं चलेंगे। ऑडिट का मतलब क्या कि पहले तो एग्जामिन करना, और उस एग्जामिनेशन के बेसिस पर फिर अपनी बात रख के आना, दैट इज कॉल्ड एज ओपिनियन। तो बोलूंगा कि ये ऑडिट है। अब जहां पर आप एग्जामिन तो कर रहे थे, लेकिन एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपने अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया, तो ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट नहीं है। और जब ओपिनियन को आपने एक्सप्रेस ही नहीं करा, तो अकॉर्डिंगली ये एक एश्योरेंस एंगेजमेंट भी नहीं होगा। क्लियर है बच्चे इतनी बात? अच्छी तरह से क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलिए, तो कल के लेक्चर पे आते हैं। कल के लेक्चर में जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, आपके चैप्टर का जो टाइटल डिस्कस किया था, उस टाइटल को एक बार देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, इसका मैंने पहले कहा था, इसको मैं 2 पार्ट में आपके साथ कवर करूंगा। पार्ट 1 बेसिकली फंडामेंटल होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेगा, और जो उसका पार्ट 2 होगा वो थोड़ा सा टेक्निकल होगा। और जब हम ऑडिट के अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर चुके होंगे, उसके बाद में पार्ट 2 पर आऊंगा। आपका स्टडी मटेरियल में एज सच कोई ये बाइफरकेशन, ये डिवीजन नहीं है चैप्टर का, लेकिन मैंने आपके एक कह सकते हो कंसेप्ट बिल्डिंग के पर्पस के लिए इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो नेचर मैंने आपको बताया था कि आपका सिलेबस में सारी ऑडिट्स कवर नहीं है। आपका सिलेबस केवल और केवल एक ही तरह की ऑडिट कवर करता है, जिसका नेचर कौन सा है? फाइनेंशियल ऑडिट। फिर बात करते हैं इसके स्कोप की। तो स्कोप का आइडिया आपको किससे होगा? नेचर से होगा। और मैंने कहा था कि ऑडिट से पहले ना कहीं एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके इसके स्कोप को डिफाइन करेगा। स्कोप का मतलब क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट मैटर। कि इस ऑडिट में आप किस सब्जेक्ट मैटर को एग्जामिन करेंगे, आपकी कवरेज क्या होगी, आप किस चीज के ऊपर परफॉर्म करेंगे। जैसे मैनेजमेंट ऑडिट का एग्जांपल दिया था, तो ऑडिट से पहले वर्ड क्या लिखा हुआ था वहां पर? मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट की ऑडिट। और इसमें क्लियर हो गया कि यहां पर जो स्कोप होगा वो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस होगी। ऐसे ही ऑपरेशनल ऑडिट, एंटिटी के ऑपरेशन की ऑडिट, तो वहां पे स्कोप क्या होगा? एंटिटी के ऑपरेशंस। ऐसे ही फाइनेंशियल ऑडिट, तो फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट, अकॉर्डिंगली यहां पर स्कोप का आइडिया आपको हुआ। स्कोप क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्कोप है यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
और स्कोप को एक नाम से और एड्रेस करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो कहीं पर भी। इट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट मैटर, कि किस चीज के ऊपर आप परफॉर्म करेंगे, कवरेज क्या होगी आपकी, आप क्या एग्जामिन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्कोप या सब्जेक्ट मैटर। तो स्कोप है यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर हम किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हैं। फिर बात करते हैं यहां पर हम ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is to increase the degree of confidence of the intended user in the financial statement, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यूजर का जो एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास है, एक डिग्री ऑफ रिलायंस, मैं इसे कह सकता हूं कि मैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर किस हद तक विश्वास कर सकता हूं। इस पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एग्जांपल दिया था कि आपने किसी कंपनी में सपोज 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अब आप उस कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई मैं मेंबर बन गया हूं तो मैं कंपनी का मालिक मालिक हूं, इतने परसेंट की हिस्सेदारी मेरे पास आ गई। तो अब आप कंपनी में जाएं और वहां पे जाके कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है, आप उनको एक्सेस करना चाहते हो, आप कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं मैनेजमेंट में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वो अलाउ आपको नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर पैसा तो लगा हुआ है, हाँ पैसा लगा हुआ है, तो कंपनी आपको बताएगी कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी ये सारी बातें आपको रिपोर्ट करेगी। तो अब मैंने जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जब दिखाई दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हैं, लेकिन इसके ऊपर ओपिनियन तो कोई है ही नहीं, मुझे क्या पता कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट करी है, कंपनी ने जो फाइनेंशियल पोजीशन रिपोर्ट करी है, ये सही है या नहीं है। तो एक तरफ आपके पास एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, यानी किसी ने उसको एग्जामिन नहीं कर रखा। अब एक तरफ एक ऐसा सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको प्रॉपरली एक ऑडिटर ने एग्जामिन किया है, वो अपनी ओपिनियन वहां पे रख रहा है। तो कौन से केस में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जिसके ऊपर ऑडिट की गई है। तो ऑडिट करने का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पर्पस के लिए किसी भी एंटिटी में हम ऑडिट की बात करते हैं। इतनी बात बच्चे क्लियर हो रही है आपको। अब थोड़ी सी बातें टेक्निकल हैं, पूरा फोकस अगले 10 से 15 मिनट मेरी बातों को समझने में बच्चे आप प्लीज लगा देना। सर हम तो हमेशा से आपकी बात समझने पर फोकस लगाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, समझिए क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर। सर जो आप नोटिंग करा रहे हो, क्या ये नोटिंग हमें साथ साथ लिखते हुए चलना चाहिए? लिखोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं आपके लिए फायदा ये रहेगा कि जब आप इन चीजों को रिवाइज करना शुरू करोगे, तो ये जो नोटिंग मैं जितनी भी करा रहा हूं आपको, इन नोटिंग से कहीं ना कहीं आपको रिवीजन के टाइम पर कॉन्सेप्ट को पकड़ने में आपको आसानी रहेगी। क्योंकि अभी तो देखो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जब आप सीधे आप मेरे नोट्स को रेफर करना शुरू करें, तो शायद वहां पे जो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए जो मैंने बातें बोली थी, शायद वो उस टाइम पे आपके दिमाग में ना रहे। तो अच्छा रहेगा कि जहां पर भी मैं कुछ आपको कंसेप्ट डेवलप करने के पर्पस के लिए कुछ मैं आपको नोटिंग कराता हूं, और बहुत सारी नोटिंग होगी आपकी, तो कंसेप्ट डेवलपमेंट के पर्पस के लिए जितनी भी नोटिंग्स होंगी, प्लीज उस नोटिंग को एक नोटबुक आप बना लीजिए। ज्यादा मोटी नोटबुक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक नोटबुक आप प्रॉपर बनाइए और वहां पे सारे के सारे एग्जांपल्स वगैरह जो मैं आपको दे रहा हूं, किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के पर्पस के लिए, कोई भी कंसेप्ट को डेवलप करने के पर्पस के लिए, उनको आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। साथ साथ आप कर सकते हैं इस चीज को। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज टू इंक्रीज डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ सके,
इस पर्पस के लिए किसी भी एंटिटी में हम ऑडिट की बातें करते हैं। लेकिन चलिए अब मैं अगर आपसे यह पूछूं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, क्या ये सेम थिंग है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या ये वन एंड सेम थिंग है? यस और नो? सोच लीजिए, थोड़ा सा टाइम लेना सोचने में, लगभग 30 सेकंड के आसपास का सोचने का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। प्लीज आपके माइंड में जो भी कुछ आ रहा है सोचिए जरूर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या मैं इनको इंटरचेंजेबल यूज कर सकता हूं? यस और नो? इतना सोचिए पहले। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या इनको इंटरचेंजेबल यूज किया जा सकता है? यस और नो? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या इनको इंटरचेंजेबल यूज किया जा सकता है? यस और नो? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या इनको इंटरचेंजेबल यूज किया जा सकता है? वेदर दीज आर वन एंड सेम थिंग, क्या मैं इन दोनों को एक सेम थिंग कह सकता हूं? यस और नो? देन आंसर इज नो, दीज आर नॉट वन एंड सेम थिंग, आप इनको इंटरचेंजेबल यूज नहीं कर सकते। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हमने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था, आज भी फिर मैंने दोबारा से आपको एक्सप्लेन करा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक क्लाइंट ने आपको अपॉइंट किया, एक क्लाइंट ने आपको अपॉइंट किया कि आप प्लीज हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? क्या आप यूजर का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के पर्पस के लिए ऑडिट कर रहे हो? देखो, एक एंटिटी, एक कंपनी अपने यहां पर ऑडिट क्यों करवा रही है? तो ऑडिट, देखो दो पार्टी आई थी, मैंने कहा था ऑडिट एक एंगेजमेंट है, और उस एंगेजमेंट के अंदर दो पार्टी हैं, एक तो है क्लाइंट और एक है ऑडिटर। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। जैसे अगर मैं इस क्लास की बात करूं, ये जो क्लास है, तो ये आपके और मेरे बीच में एक एंगेजमेंट है। आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। आपका और मेरा ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि बहुत अच्छे नंबर से इस पेपर को क्लियर करना, वो आपका ऑब्जेक्टिव है। पेपर क्लियर करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। पेपर क्लियर करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज पेपर मैं देने तो जाऊंगा नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मैं आपको इस लायक बनाऊंगा, मैं आपको इस लायक बनाऊंगा कि आप जब एग्जाम में जाएं तो इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर पाए, बहुत अच्छे नंबर से आप इसको स्कोर कर पाए, पास कर पाए। तो पास कराने के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव और मेरा ऑब्जेक्टिव सेम तो नहीं आया ना। आपका ऑब्जेक्टिव है अपने आप को पास करवाना, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप सबको इस लायक बनाना कि आप अपना ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर पाए। बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे ही जब ऑडिट की बात करता हूं तो एक तरफ तो है क्लाइंट और एक तरफ है ऑडिटर। अगर मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइंट। इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटी। ऑडिटी बोले तो क्लाइंट, जिसके यहां पर आप ऑडिट कर रहे हो, तो इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी ऑडिट क्यों करवा रही है? बिकॉज एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट में क्यों लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट में ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्यों आती है? ताकि मेंबर का एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भाई साहब इसका तो फंडामेंटल बहुत क्लियर है, फंडा बहुत क्लियर है इसका। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन,
इसका ऑब्जेक्टिव तो यही है, भाई कोई क्लाइंट अगर मुझे अपॉइंट कर रहा है कि सर आइए और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दीजिए, तो मेरा एज ऑडिटर उस ऑडिटिंग एंगेजमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं कौन? मैं ऑडिटर। तो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगेजमेंट का, इस ऑडिटिंग एंगेजमेंट का आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? भाई मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि मुझे एग्जामिन करना है और एग्जामिन करके अल्टीमेटली क्या एक्सप्रेस करना है? मुझे ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, बात सुनना बच्चे ध्यान से, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बनता है, इट इज टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं इसी चीज को, तो वहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आता है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। बात समझ में आ रही है? उम्मीद कर रहा हूं बेटा इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, इसको दो अलग अलग एंगल से हमने देखा। फ्रॉम क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। अगर हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इंक्रीज डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द intended users in the financial statement, to increase degree of confidence of the intended users in the financial statement। और अगर इसको हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, यह है ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे, देखो उम्मीद ही कर सकता हूं बिकॉज आपकी बात तो मैं यहां पर सुन नहीं पा रहा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप खुद सोचिए बेटा कि अभी तक मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट नहीं किया। चैप्टर नंबर 1 का जो टाइटल है उसे क्लियर कर रहा हूं, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो नेचर तो सिंपल था, फाइनेंशियल ऑडिट। स्कोप की बात बहुत सिंपल थी कि हम यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। लेकिन जब बात आती है ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो भाई इस एंगेजमेंट के अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व हैं। ऑडिटिंग एंगेजमेंट के अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व हैं और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग अलग होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोच इस एग्जांपल को बच्चे प्लीज आप ध्यान से आप सुनना। ऑडिट का नहीं है बट एग्जांपल समझ में आएगा। एक क्लाइंट को ना बैंक से लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो वो बैंक में जाता है और उसने अपनी रिक्वायरमेंट बैंक को बताया कि सर मुझे ये टर्म लोन चाहिए लगभग 5 साल के लिए। तो बैंक ने कहा कि ठीक है, एक काम करिए, 5 साल के लिए बैंक आपको लोन दे सकता है, आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा है। और सिबिल क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग होती है ना ये। तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा निकल के आ रहा है, आपके फाइनेंशियल्स भी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक काम करिए, एक सीए से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लीजिए 5 साल की, ठीक है, और वो 5 साल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के आप बैंक में सबमिट करवा दीजिए। तो उसके बेस पर बैंक आपको टर्म लोन सैंक्शन कर देगा। तो अब वो मेरे पास आया और उसने कहा कि नितिन सर, मेरे लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, मुझे ना बैंक से 5 साल के लिए एक लोन लेना है। तो बाकी तो पेपर में बैंक में सबमिट कर चुका हूं,
एक इतने अमाउंट का, सपोज कि 1 करोड़ रुपए का टर्म लोन होगा और सपोज 10% का इस पर इंटरेस्ट रेट होगा, और उस 1 करोड़ से मैं ये मेरा प्रपोज इन्वेस्टमेंट है कि मैं 1 करोड़ रुपया यहां पर लगाऊंगा। इसके बेसिस पर मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना के दे दीजिए। अब मैं क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूं, तो ये मेरे और क्लाइंट के बीच में एक एंगेजमेंट हुआ या नहीं हुआ? ये मेरे और क्लाइंट के बीच में एक एंगेजमेंट है या नहीं है? डेफिनेटली ये मेरे और क्लाइंट के बीच में एक एंगेजमेंट है। नो डाउट कि ये ऑडिट एंगेजमेंट नहीं है, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, लेकिन हाँ एक एंगेजमेंट तो हुआ। अब इस एंगेजमेंट का पर्पस अगर आपको देखें, तो एंगेजमेंट का पर्पस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। क्लाइंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनवा रहा है? उसको बैंक से लोन चाहिए, अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव है बैंक से फंडिंग लेने के पर्पस के लिए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा रहा है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि भाई मैं इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दूंगा और मुझे मेरी फीस का पेमेंट मिलेगा। वहां पर लोन लेना तो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, लोन लेना ऑब्जेक्टिव किसका है? वो क्लाइंट का है। ऐसे ही जब मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं तो यहां पर दो पार्टी शामिल हो रही हैं। एक तरफ तो है क्लाइंट, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटी, और एक वो जो ऑडिट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटर। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सेम नहीं होगा। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा और ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आ रहा है? to increase the degree of confidence of the intended users in the financial statement। जबकि अगर मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है भाई कि मुझे तो अल्टीमेटली यहां पर ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। जहां मैं इस ओपिनियन को एक्सप्रेस कर दूंगा मेरी ओर से ये एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जहां मैं इस ओपिनियन को एक्सप्रेस करूंगा मेरी ओर से ये एंगेजमेंट कंप्लीट होगा। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड नाउ फ्रॉम ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एग्जाम में इस पे एक बार एक क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट का क्या लगा हुआ था? करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is to express an opinion objective of audit is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement। Objective of audit is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement। लगभग 30 सेकंड के आसपास का टाइम दे रहा हूं, अपना अपना आंसर निकाल लीजिए, सोच लीजिए। आपको अटेम्प्ट करना है वेदर स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement। सोच लीजिए आंसर क्या होगा। Objective of audit is to express an opinion on the true and fair view of the financial statement। सोच लिया आंसर? अब देखो ध्यान से, एक प्रॉब्लम है कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर बात देखी जाए ये स्टेटमेंट को मैं करेक्ट बोल सकता हूं अगर ये मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं तो ये आंसर करेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं
तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मतलब क्या था? टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इसका आंसर आता है इनकरेक्ट। अब प्रॉब्लम आई कि सर एग्जाम में आता है तो हम इसको क्या अटेम्प्ट करें, करेक्ट अटेम्प्ट करें या इसको इनकरेक्ट अटेम्प्ट करें? तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, काफी टाइम पहले आया था जब ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, तो इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर के अंदर इन्होंने जो इसका आंसर दिया था वो कहा था इसको इनकरेक्ट, वो इसे कहा था इनकरेक्ट। और इनकरेक्ट कहते हुए इन्होंने जो इसका रीजन दिया, रीजन ये दिया था उन्होंने, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट is to increase the degree of confidence, degree of confidence of the intended users in the financial statement. Objective of audit is to increase the degree of confidence of the intended users in the financial statement. जब सजेस्टेड आंसर में ये आया था उस टाइम पे आंसर ये था, लेकिन एट प्रेजेंट न्यू सिलेबस में जब मैं आपका स्टडी मटेरियल देखता हूं तो आपके स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 में ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है। आपके स्टडी मटेरियल के अंदर चैप्टर नंबर 1 में ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर क्या स्टडी मटेरियल गलत है? नहीं बेटा, मैं स्टडी मटेरियल को गलत नहीं कर रहा, बिकॉज स्टडी मटेरियल में जो एक चैप्टर बताया गया है, इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी चर्चा करेंगे वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी करेंगे। हम ये खुद सोचिए कि जब मैं किसी ऑडिट एंगेजमेंट को समझूंगा तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा? भाई साहब मुझे ऑडिट करनी है, मुझे ऑडिट समझनी है। ये चैप्टर आपका सिलेबस में क्यों है? क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बातें देखने को मिलेंगी वो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। और बात भी सही है, भाई मैं ऑडिट को क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखूं? मैं तो ऑडिट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा ना। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये कहता है कि भाई मैं किसी क्लाइंट के यहां पर ऑडिट करने के लिए जा रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मेरा ऑब्जेक्टिव होगा टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर अगर एग्जाम में आ गया तो करके क्या आना है अल्टीमेटली, हमको ये बताओ, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन ये लग सकता है। तो स्टडी मटेरियल को बेटा फॉलो करिए और इनकेस अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आप यही लिख के आइए कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, आप एक काम करिए अपने आंसर के अंदर आप दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू की बात करके आ जाइए, कुछ भी गलतफहमी का स्कोप बचेगा ही नहीं। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऑडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उस केस में उसका ऑब्जेक्टिव निकल के आएगा टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? बात क्लियर है या नहीं है? हाँ सर, बात समझ में हमें आ चुकी है। अल्टीमेटली मैंने आपको यह समझाने का अटेम्प्ट करा है कि जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, मेन क्रक्स में बस अब आपको दे रहा हूं, ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चलता है और जो ऑडिटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग चलता है। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट का ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात आती है कि हमें इस चैप्टर में जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव देखना है वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए या अपने पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम यहां पर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करेंगे। क्लियर है इतना? हाँ सर, अब अल्टीमेटली हमें सारी बातें समझ में आ गई हैं, हमें चैप्टर का टाइटल क्लियर है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्लियर? चलिए एक छोटी सी चर्चा और कर रहा हूं, उसके बाद फिर अल्टीमेटली चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे।
अभी तक ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट नहीं हुआ है बच्चे अभी तक आपका। चलिए थोड़ी सी बात और समझिए। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी ने अप्लाई किया है एसबीआई को एक सीसी लिमिट के लिए। पढ़ा होगा शायद कहीं आपने, फाइनेंस के सॉरी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, शायद ये टर्म आपने सुनी होगी, कैश क्रेडिट लिमिट। एक तरह की वर्किंग कैपिटल लिमिट होता है, शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है। सीसी लिमिट के लिए अप्लाई किया, और ये एक तरह का वर्किंग कैपिटल लोन है जो आपको आपकी करंट एसेट के अगेंस्ट मिल जाता है, डेटर या इन्वेंटरी के अगेंस्ट। इसने कहा कि सर मुझे एक सीसी लिमिट की रिक्वायरमेंट है 50 लाख रुपए की, 50 लाख की मुझे एक सीसी लिमिट आप दे दीजिए, और अगेंस्ट जो चार्ज क्रिएट करवाया जा रहा है कॉल्ड एज हाइपोथिकेशन अगेंस्ट इन्वेंटरी। कहा कि सर मेरे पास है ना 1 करोड़ रुपए की इन्वेंटरी है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए की इन्वेंटरी है, और सारी की सारी पेड इन्वेंटरी है। पेड इन्वेंटरी का मतलब ये वो इन्वेंटरी नहीं है जो मैं उधार में लेके आया हूं, ये सारी की सारी इन्वेंटरी पेड इन्वेंटरी है, मेरे ऊपर कोई भी क्रेडिटर नहीं खड़ा हुआ, ये सारा का सारा मैंने अपना खुद के फंडिंग से 1 करोड़ रुपए का माल मैंने दुकान में भरा हुआ है। अब 1 करोड़ रुपए का माल जब दुकान में भर लिया तो पैसा तो ब्लॉक हो गया, और ये पैसा रिलीज कब होगा, जब आपकी इन्वेंट्री सेल होगी। इन्वेंट्री नो डाउट बहुत जल्दी सेल होगी, तो लेकिन टेम्परेरी मेरे पैसे में एक ब्लॉकेज तो आई, तो इस पर्पस के लिए बैंक आपको सीसी लिमिट प्रोवाइड करा देता है। तो कहा ठीक है, 1 करोड़ रुपए की अगर आपकी पेड इन्वेंट्री है और 50 लाख की लिमिट के लिए आप जा रहे हो, और आपके फाइनेंशियल्स बुक्स बहुत स्ट्रांग हैं, तो आपको फंडिंग मिल जाएगी। बैंक ने कहा ठीक है सर, हम आपको इन्वेंट्री के अगेंस्ट आपको 50 लाख रुपए की लिमिट हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन एसबीआई ने अपनी एक रिक्वायरमेंट लगा दी, क्योंकि ये बैंक ऐसा है बेटा जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट लगाता है। पर्सनली बोल रहा हूं कि और भी बैंक से मैंने काफी डील किया हुआ है, लेकिन एसबीआई की जो पेपर वर्किंग होती है, या कह सकते हो कि जो फॉर्मेलिटी होती है, वो एसबीआई की बहुत ज्यादा होती है। तो एसबीआई की रिक्वायरमेंट आती है, और एसबीआई ने कहा सर एक काम करिए कि आप इन्वेंट्री की ना ऑडिट करवाइए, आप इन्वेंट्री के ऊपर एक ओपिनियन दिलवा दीजिए बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप इन्वेंट्री के ऊपर, केवल इन्वेंट्री के ऊपर ओपिनियन दिलवा दीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कहता है कि इन्वेंट्री ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। तो यह एसबीआई की रिक्वायरमेंट है। जब तक यह रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, कंपनी को एसबीआई से फंडिंग नहीं मिलेगी। जब तक ये ए लिमिटेड इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा, तब तक उसको एसबीआई से किसी भी तरह की कोई भी फंडिंग नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए, तो ए लिमिटेड ने एसबीआई की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के पर्पस के लिए अपॉइंट करा है, अपॉइंट मिस्टर एक्स, सीए हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपॉइंट मिस्टर एक्स, और पर्पस क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इन्वेंटरी, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इन्वेंटरी। ऐसे एग्जांपल्स प्लीज साथ साथ आप बच्चे नोट करते हुए चलना, कंसेप्ट डेवलप करने के पर्पस के लिए एग्जांपल्स बहुत अच्छे हैं ये, क्योंकि ये चीजें आपको कहीं पर भी स्टडी मटेरियल में, या जो मैंने आपको प्रॉपर नोट्स दिए हैं वहां पर ऐसे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। जो नोट्स मैंने आपको कह सकते हो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, वो केवल कि देख सकते हो कि अल्टीमेटली एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी भी चैप्टर का जो कंटेंट है वो वहां पे आपको मिलेगा, एक प्रेजेंटेशन वो वहां पे आपको देखने को मिलेगी, बट ऐसे एग्जांपल्स ना तो कहीं पर भी आपको स्टडी मटेरियल में देखने को मिलेंगे, और ना ही ऐसे एग्जांपल्स आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि नोटिंग क्लास में बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो नोटिंग कंसेप्ट डेवलप करने के पर्पस के लिए हो रही होगी। ठीक है, अल्टीमेटली जो एग्जाम में आपको लिखना है वो कंटेंट, वो प्रेजेंटेशन,
उसके लिए ऑलरेडी आपको बेहतरीन से नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले तो इतना सोच लीजिए, क्या ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है या नहीं है? वे एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने एसबीआई को 1 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री के अगेंस्ट 50 लाख रुपए की सीसी लिमिट के लिए अप्लाई किया। एसबीआई की रिक्वायरमेंट आई कि सर जो आपने इन्वेंट्री के अगेंस्ट आप ये 50 लाख रुपए की सीसी लिमिट लेना चाहते हो, तो एक सीए से इस इन्वेंट्री पर ओपिनियन दिलवा दीजिए, उसके बेस पर फिर हम आपको सीसी लिमिट दे देंगे। अब कंपनी की मजबूरी है कि भाई बैंक की रिक्वायरमेंट है, उसको इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली कंपनी ने यहां पर मिस्टर एक्स को हायर किया और मिस्टर एक्स से कहा कि आपको ओपिनियन देनी है इन्वेंट्री के ऊपर। क्वेश्चन मेरा यह है कि क्या ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट है या नहीं है? क्या ये एंगेजमेंट एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट है या नहीं? रिप्लाई करना है यस और नो में। मैं केवल यहां पर किसे एग्जामिन कर रहा हूं? इन्वेंट्री पर। तो क्या मैं इसको ऑडिट कहूंगा या नहीं कहूंगा? क्या मैं इसको ऑडिट कहूंगा या नहीं कहूंगा? सोचने के लिए लगभग 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए। क्या ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट है या नहीं है? सोचिए। सोचा कुछ? क्या सोचा आप लोगों ने? सर आप बताइए, आप क्या कहते हो, क्या ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। जब हम बात करते हैं ऑडिटिंग एंगेजमेंट की, तो नो डाउट कि इस एंगेजमेंट के अंदर एग्जामिनेशन होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। भाई हमारे लिए ऑडिट का मतलब क्या है? केवल और केवल फाइनेंशियल ऑडिट से है, बिकॉज यही हमारे सिलेबस में है। तो इसलिए नेचर क्लियर है, फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहा हूं। तो फाइनेंशियल ऑडिट में हम एग्जामिन क्या करेंगे? सर फाइनेंशियल ऑडिट में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेंगे। एग्जैक्टली अब एग्जामिन करने के बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? यहां पर ओपिनियन, बिकॉज मैंने कहा था ऑडिट के अंदर दो चीज चलेंगी, पहला एग्जामिनेशन और दूसरा ओपिनियन। मैंने एग्जामिन कर लिया फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, इसके बाद बच्चे मैं बात कर रहा हूं यहां पर ओपिनियन की। तो ये ओपिनियन आपकी किसके ऊपर होगी? ये ओपिनियन आपकी किसके ऊपर होगी? ओपिनियन बच्चे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज अ होल हो सकती है, कि मैं कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओपिनियन दे के आ रहा हूं, या फिर ओपिनियन आपकी किसी सेपरेट, ओपिनियन आपकी किसी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हो सकती है। जस्ट लाइक अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ओपिनियन ऑन इन्वेंट्री, ओपिनियन ऑन इन्वेंट्री। इसके अलावा ओपिनियन ऑन बुक डेट भी हो सकता है, ओपिनियन ऑन फिक्स असेट भी हो सकता है, ओपिनियन ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। बिकॉज कोई यूजर ये चाहता है कि मुझे केवल इस वाले पार्ट पर ओपिनियन चाहिए, तो बेटा उस केस में यहां पर सेपरेट ऑडिट केवल उसी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर क्लाइंट ने आपको अपॉइंट करा है इस पर्पस के लिए कि आपको मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देनी है,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने के लिए आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही एग्जामिन करनी होगी। बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बात करें तो बैलेंस शीट आ गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आया, एक आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, नोट्स टू अकाउंट आ गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इन केस ऑफ कंपनी ये आ जाएगा। तो ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूं कि आपको बैलेंस शीट के ऊपर ओपिनियन देनी है, पीएनएल के ऊपर ओपिनियन देनी है, तो क्या आप असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को सेपरेटली एग्जामिन करेंगे या नहीं करेंगे? भाई मैं किसी कंपनी में जाता हूं और कंपनी मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने के लिए कहती है, तो मुझे वहां पर परचेस को भी एग्जामिन करना होगा, मुझे वहां पर सेल्स को एग्जामिन करना होगा, मुझे वहां पर पर्टिकुलर इनकम, पर्टिकुलर एक्सपेंस वो एग्जामिन करने होंगे, पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर लायबिलिटी वो एग्जामिन करनी होगी। लेकिन इन सबको एग्जामिन करने के बाद मैं इनके ऊपर सेपरेट ओपिनियन दे के नहीं आऊंगा। यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देने के पर्पस के लिए अपॉइंट हुआ हूं, तब उस केस में भले ही मैं परचेस को एग्जामिन कर रहा हूं, सेल्स को एग्जामिन कर रहा हूं, इनकम को एग्जामिन कर रहा हूं, एसेट को एग्जामिन कर रहा हूं, एक्सपेंस को एग्जामिन कर रहा हूं, लायबिलिटी को एग्जामिन कर रहा हूं, लेकिन मेरी ओपिनियन इनके ऊपर अलग अलग नहीं जाएगी। मैं परचेस के ऊपर सेपरेट ओपिनियन दे के नहीं आऊंगा, मैं सेल्स के ऊपर सेपरेट ओपिनियन दे के नहीं आऊंगा, मैं इनकम के ऊपर सेपरेट ओपिनियन दे के नहीं आऊंगा, मैं एसेट के ऊपर, लायबिलिटी के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर सेपरेट ओपिनियन देकर नहीं आऊंगा। बिकॉज ओपिनियन तो आपको किस पे देनी होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज अ होल आपको ओपिनियन देनी है। तो मेरी ओपिनियन बैलेंस शीट पर होगी, मेरी ओपिनियन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी, मेरी ओपिनियन कैश फ्लो पे होगी, मेरी ओपिनियन नोट्स टू अकाउंट्स पे होगी, इनके ऊपर मेरी ओपिनियन जाएगी। मैं किसी भी आइटम पर सेपरेट ओपिनियन नहीं दूंगा। आइटम का मतलब क्या है यहां पर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैं किसी भी आइटम के ऊपर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर सेपरेट ओपिनियन नहीं देता अगर क्लाइंट ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के पर्पस के लिए अपॉइंट किया है। लेकिन क्लाइंट ने आपको अपॉइंट कराया कि किस लिए? सर इन्वेंट्री पर ओपिनियन दे दीजिए। तो इन्वेंट्री पर भी ओपिनियन देने के लिए आपको परचेस चेक करना होगा, सेल्स चेक करना होगा। तो अल्टीमेटली एग्जामिन तो आप क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही। तो चाहे आपको ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देनी हो या आपको ओपिनियन किसी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे देनी हो, एग्जामिन तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही करेंगे। लेकिन अब मुझे ओपिनियन किसके ऊपर देनी है? या तो ओपिनियन देनी है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर या आपको ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। तो अगर आप बेटा इन्वेंट्री के ऊपर भी ओपिनियन दे रहे हो तो आप दो चीज देखिए कि मैंने कहा था ऑडिट में दो चीज चलेंगी। क्या आपने एग्जामिनेशन किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? आंसर इज यस। क्या इस एग्जामिनेशन के बेस पर आप ओपिनियन दे के आ रहे हो? आंसर इज यस। देन इट इज द ऑडिटिंग एंगेजमेंट। कई बार बच्चे के दिमाग में एक चीज ये फिक्स हो जाती है कि ऑडिट के अंदर केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ही ओपिनियन जाती है। ये चीज गलत है। ऑडिट ऐसे भी होती हैं जहां पर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन देके नहीं आ रहा, मैं किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर ओपिनियन देके आता हूं। बेस्ट एग्जांपल स्टॉक ऑडिट, इन्वेंट्री की ऑडिट करना, या डेटर्स की ऑडिट जो आपको सीसी लिमिट मिलती है बैंक से, करंट असेट के अगेंस्ट मिल जाती है। करंट असेट में बताइए कि डेटर भी आते हैं, क्या मैं डेटर के अगेंस्ट भी कैश क्रेडिट लिमिट अवेल कर सकता हूं? कर सकते हो। बैंक उस केस में क्या कहेगा कि भाई ठीक है, हम आपको डेटर के अगेंस्ट सीसी लिमिट प्रोवाइड करा देंगे, बट कंडीशन की जो बुक डेट आ रहे हैं इनके ऊपर एक ओपिनियन एक सीए से आप दिलवा दीजिए। तो अब कंपनी ने मुझे अपॉइंट करा, मैं एक सीए प्रैक्टिस करता हूं, और कहा कि सर आप है ना डेटर के ऊपर अपनी ओपिनियन दे दीजिए। तो क्या डेटर एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। क्या आप डेटर को एग्जामिन करेंगे या नहीं करेंगे? डेटर पर ओपिनियन देने के लिए क्या आप डेटर को एग्जामिन करेंगे या नहीं करेंगे? नो डाउट आप बिल्कुल करेंगे। तो ये तो हुआ पहला फैक्टर, एग्जामिनेशन। फिर क्या उसके बेस पर आप ओपिनियन देके आ रहे हो? बिल्कुल देके आ रहे हो। भले ही मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एज अ होल ओपिनियन नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप डेटर के ऊपर या इन्वेंट्री के ऊपर सेपरेट ओपिनियन दे रहे हो? आंसर इज यस। तो उस केस में ये एक ऑडिट एंगेजमेंट होगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है ना बेटा बहुत छोटा है, आप खुद देखेंगे इतने सारे फिल्टर्स लगते हुए आएंगे। सबसे पहला फिल्टर ऑडिट में कहां लगा दिया कि नॉन फाइनेंशियल सब्जेक्ट मैटर सिलेबस से बाहर करें। आपका सिलेबस में
केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट मैटर की बात करी गई है, इट इज ओनली फाइनेंशियल। यानी आपके सिलेबस के पर्पस के लिए ऑडिट का मतलब क्या होगा यहां पर, फाइनेंशियल ऑडिट से होगा। फिर फाइनेंशियल ऑडिट में भी दो तरह की बातें हो सकती हैं कि या तो मेरी ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर है, या मेरी ओपिनियन किसी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर है। सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन देने के पर्पस के लिए अगर आपको अपॉइंट कराया जाता है तो भी ये एक ऑडिटिंग एंगेजमेंट होता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है, नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड इन अवर सिलेबस ऑफ सीए इंटर। ये सीए इंटर के सिलेबस में कवर नहीं होता। सिलेबस में कवर नहीं हो रहा वो बात अलग है, लेकिन पता तो हो कि ये भी एक ऑडिट ही होती है। कई बार बच्चा केवल और केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्पस के लिए ही जो ओपिनियन जाती है इसको ऑडिट में कवर करता है, जबकि मैं कह रहा हूं बेटा ऑडिट किसी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की भी हो सकती है, उसके ऊपर ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के पर्पस के लिए। बात क्लियर है? यस और नो, सोच लीजिए। कोई भी डाउट है बच्चे, मैंने ना अपना नंबर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो एक रिक्वेस्ट है कि जहां कहीं भी डाउट है तो या तो लाइव क्लास में ही फोन करके आप मुझसे अपने डाउट डिस्कस करिए, और इनकेस ऐसा करना अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हो और रिवाइज करते हुए प्रॉब्लम आती है, तो मैंने पहले भी अपना नंबर दिया था, अगेन फिर से मैं नंबर दे रहा हूं आपको, इसके ऊपर कॉल करके या मैसेज करके अपने डाउट जितना जल्दी हो सके क्लियर करते हुए चलेंगे। 9650315042 एंड 8178701058। कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पर तो प्लीज उस डाउट को मन में मत रखिए, जितना जल्दी हो सके सारी बातें क्लियर करिए। क्लियर है? हाँ सर, बात तो समझ में आई। चलिए, तो अल्टीमेटली जो आपका चैप्टर नंबर 1 था उसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और इट इज मीनिंग ऑफ ऑडिट। नेचर की बात कर ली, ऑब्जेक्टिव की बात कर ली, स्कोप की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, और यहां पर ऑडिटिंग का मतलब इंप्लाइड है कि अब जहां कहीं भी ऑडिट की बात होगी वो केवल और केवल कौन सी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, फाइनेंशियल ऑडिट। ऑडिट का मतलब यहां पे किससे होगा, फाइनेंशियल ऑडिट से होगा। तो ऑडिट का देखो एक मीनिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बार जरा इसको ध्यान से बहुत धीरे धीरे हर एक वर्ड के ऊपर प्रॉपर इंफेसिस एक्सरसाइज करते हुए, प्रॉपर एक जोर देते हुए आपको इस मीनिंग को पढ़ना है एक बार। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी to express an opinion on the true and fair view of financial information या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार फिर से रीड करिए। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी to express an opinion on the true and fair view of the financial information या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी बात बेटा समझ में आ रही है? कुछ लास्ट में मैंने ओपिनियन की बात करी, किसके ऊपर? बोले ऑडिट में ओपिनियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर भी हो सकती है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दिया कि इन्वेंट्री की आप ऑडिट कर रहे थे, तो वहां पर आपकी ओपिनियन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं थी, आपकी ओपिनियन केवल किसके ऊपर जा रही थी? केवल इन्वेंट्री के ऊपर। और इन्वेंट्री क्या है? अपने आप में एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? भी कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी इवेंट है, कोई भी अकाउंट बैलेंस है, कोई भी डिस्क्लोजर है, वो अपने आप में एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, परचेज एक ट्रांजैक्शन है, सेल एक ट्रांजैक्शन है, ये क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है।
इवेंट की आप बात कर लीजिए, बैड डेट का होना, ये एक इवेंट है ना, ये भी अपने आप में एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। अकाउंट बैलेंस की बात कर लीजिए, चाहे वो कोई असेट है या फिर वो कोई लायबिलिटी है, फिक्स असेट है, करंट असेट है, आपकी शेयर होल्डर्स फंड है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ये क्या है, दीज आर अकाउंट बैलेंसेस, ये भी क्या है अपने आप में, दीज आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके बाद कोई भी अगर डिस्क्लोजर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जैसे कि अर्निंग पर शेयर का डिस्क्लोजर होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी को लेकर डिस्क्लोजर होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई चेंज हुआ है उसको लेकर डिस्क्लोजर होता है, रिलेटेड पार्टीज के साथ आप ट्रांजैक्शन करते हो उनको आप डिस्क्लोज करते हो, रिलेटेड पार्टीज के नाम आप डिस्क्लोज करते हो, ये भी क्या है अपने आप में डिस्क्लोजर। ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ट्रांजैक्शंस आती हैं, इवेंट्स आते हैं, अकाउंट बैलेंसेस आते हैं, डिस्क्लोजर्स आते हैं, ऑल दीज आर द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बताइए कि क्या ये बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। तो बैलेंस शीट इज अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज बैलेंस शीट अपने आप में कोई सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की समरी के बेसिस पर आपकी बैलेंस शीट तैयार होगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, ऑल दीज आर कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टेक्निकली एक नाम और देते हैं, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। खुद सोचिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम आपको दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी कोई आइटम आपको दिखाई दे रहा है वो अपने आप में एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। आप बैलेंस शीट को देखो और मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों बताओ बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर हमको बैलेंस शीट के अंदर कुछ पीपीई के, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम दिखाई दे रहे हैं। मैंने शाबाश, और बताओ क्या दिखाई दे रहा है। आपने कहा सर हमें इसके अंदर कुछ इंटेंजिबल असेट दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा है, सर हमें इसमें इन्वेंट्री दिखाई दे रही है, डेटर दिखाई दे रहा है, कैश इन हैंड दिखाई दे रहा है, कैश एट बैंक दिखाई दे रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिखाई दे रहे हैं। ऑल दीज आर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं, बिकॉज इन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। बात क्लियर है। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप चाहें बच्चे तो यहां पर आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ओपिनियन ये आपके सिलेबस में कवर नहीं है। आपका सिलेबस केवल कवर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर दी जाने वाली ओपिनियन आपके सिलेबस में है, लेकिन नॉलेज के पर्पस के लिए, कंसेप्ट के पर्पस के लिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि ऑडिट के अंदर एक ऐसी भी ऑडिट हो सकती है जहां पर मैं किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर ओपिनियन दे रहा हूं, मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहा। बात क्लियर है। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस मीनिंग को फिर से पढ़ो। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऑडिट का मीनिंग है, ये जो ऑडिट की डेफिनेशन है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है, it is from the point of view of auditee, that is client, या it is from the point of view of auditor। सोच लीजिए, आंसर निकाल लिया होगा आप लोगों ने कि ये जो ऑडिट का मीनिंग है, ये जो ऑडिट का डेफिनेशन है, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर। सर कैसे बताया आपने, आप देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या बताया,
ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या बताया? ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। अब देखो, अगर मैं इसको ये बोलूं कि आप बताना कि ये मीनिंग भी ऑडिट का सही है या नहीं है। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी to increase the degree of confidence of the intended users in the financial statement. Audit is independent examination of financial information of any entity to increase degree of confidence of the intended user in the financial statement. मीनिंग तो ये भी सही है, मीनिंग तो ये भी सही है, लेकिन ये मीनिंग हुआ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइंट। ये जो मीनिंग बच्चे आपने सुना, ये हुआ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइंट। और मैंने पहले कहा कि इस चैप्टर में हम जो बातें करेंगे वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर करेंगे, उसको हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्लाइंट नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जो भी हम चर्चा करेंगे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है। दैट इज वाई जो ऑडिट का मीनिंग दिया गया है वो ऑडिटर को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ना कि क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए दिया गया। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इस मीनिंग में देखिए कितनी टर्म आपको दिखाई दे रही है। एक टर्म मुझे दिखाई दी है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये समझेंगे क्या होता है। अगली टर्म दिखाई दी मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है ये मैंने अभी आपको बता दिया। फिर ऑडिट को आप किसी भी एंटिटी में कर सकते हो, जरूरी नहीं कि केवल कंपनी में ऑडिट होती हो, किसी भी एंटिटी में ऑडिट हो सकती है। नो मैटर कि एंटिटी का साइज क्या है, एंटिटी किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसका फॉर्म, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, या एंटिटी का ऑब्जेक्टिव, दैट इज कि एंटिटी एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है या फिर वो एक एनपीओ टाइप का है। इन सारी चीजों से कोई मायने नहीं रखता, किसी भी एंटिटी में आप ऑडिट कर सकते हो। पर्पस क्या है? एक्सप्रेस करना एक ओपिनियन को, किसके ऊपर? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब इस डेफिनेशन के अंदर, इस मीनिंग के अंदर जो टेक्निकल टर्म्स आई हैं इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कवर कर रहा हूं आपके साथ ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर टर्म डिस्कस कर लेते हैं एक बार ये एंटिटी को, कि ये एंटिटी का मतलब क्या होता है। वैसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहिए था मुझे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, बट इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूं। पहला टर्म मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, और अगली टर्म डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ कि ये एंटिटी क्या है। देखिए बच्चे ध्यान से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नोट्स आप सभी के पास बच्चे होंगे, और अगर नहीं है तो ये जल्दी ही आज या कल में आपके लिए अरेंज हो जाएंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? इसके अंदर मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस आती हैं, इसके अंदर इवेंट्स आते हैं, इसके अंदर अकाउंट बैलेंस, चाहे वो असेट को लेकर है या लायबिलिटी को लेकर है, वो आते हैं, और इसके अंदर डिस्क्लोजर्स आते हैं। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कुछ एग्जांपल की बात करें तो ट्रांजैक्शन के एग्जांपल क्या है देखिए। परचेस एक ट्रांजैक्शन होती है, सेल एक ट्रांजैक्शन होती है। अकाउंट बैलेंस की बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है। अगर डिस्क्लोजर की बात करते हैं तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी है, डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी है। इवेंट की बात करते हैं, चलिए तो बैड डेट का होना ये एक इवेंट होता है, तो बैड डेट भी क्या है? अपने आप में एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। एग्जाम में वैसे इस टर्म पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूरी ऑडिट में पता नहीं बेटा ये टर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कितनी बार यूज होगी, अनगिनत कह सकता हूं, अनगिनत। बिकॉज ऑडिट में आपका स्कोप क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसी को तो आपको एग्जामिन करना होता है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जब तक मतलब ही पता नहीं होगा तो कैसे इनको एग्जामिन करना है, वो क्या खाक आपको समझ में आएगा? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आया होगा। अगला टर्म है इसके अंदर एंटिटी। एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या है इस जगह पर? ऑडिटी, कि आप किसकी ऑडिट कर रहे हो। अब सपोज के एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है और ऑडिट का उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आप एंटिटी वर्ड यूज ना करके आप कंपनी वर्ड यूज करते हो, बिकॉज कई बार बच्चा ऑडिट को केवल
कंपनी के साथ लिंक करते हुए देखता है। क्या कंपनी ने ही ठेका ले रखा है कि भाई केवल कंपनी में ऑडिट होंगी? क्या एक सोल प्रोप्राइटर, क्या एक पार्टनरशिप फर्म, कोई ट्रस्ट, कोई सोसाइटी क्या अपने यहां पर ऑडिट करवा सकती है या नहीं करवा सकती? क्या ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या केवल कंपनी में होते होंगे? आंसर इज नो। एंटिटी का मतलब क्या है यहां पर? बेसिकली ऑडिटी से, ऑडिटी जिसकी ऑडिट हो रही है। एंड ऑडिट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी के लिए आप ऑडिट कर सकते हो, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट। क्या ट्रस्ट और सोसाइटी क्या ये प्रॉफिट मेकिंग होते हैं? नो no. लेकिन क्या इनके यहां पर ऑडिट होती है? आंसर इज यस। तो ऑडिट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी whether profit making or not irrespective of its size। साइज का मतलब एक छोटी एंटिटी, स्मॉल एंटिटी या फिर एक लार्ज एंटिटी। एंड लीगल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है यहां पर? फॉर्म, कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है। भाई मुझे बिजनेस करना है, क्या मैं एक बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के बिजनेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता? आप कर सकते हो। क्या मैं पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं कंपनी बना के भी बिजनेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता? मुझे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कर सकता हूं? कर सकते हो। क्या मैं प्रैक्टिस एक पार्टनरशिप फर्म बना के कर सकता हूं? नहीं कर सकता? कर सकते हो। क्या एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बना के प्रैक्टिस की जा सकती है? नहीं कर सकते हैं। और आज के टाइम पे तो अलाउ किया है मुझे आईसीआई ने कि मैं एक कंपनी बना के भी प्रैक्टिस कर सकता हूं। मैं एक कंपनी बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकता हूं, लेकिन हां सारी की सारी सर्विस मैं उस कंपनी के जरिए नहीं दे सकता। लेकिन हां आज के टाइम पे अलाउ है कि एक सीए अपनी कंपनी बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो देखो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या तो इंडिविजुअल, या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एज पार्टनर, या एक कंपनी बनाते हुए प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्या इन सब का लीगल स्ट्रक्चर सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। लीगल स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरह से आपने अपने बिजनेस का गठन किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो ऑडिट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी में ऑडिट हो सकती है, वेदर प्रॉफिट मेकिंग और नॉट, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल स्ट्रक्चर। और एंटिटी के अगर कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे आपको दूं तो देखिए बच्चे ध्यान से, एग्जांपल्स क्या क्या है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी, क्लब, एटसेट्रा। अब एक चीज बताइए, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे, एक तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच लीजिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइंट या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑडिटर। वैसे चलो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिकॉज इस चैप्टर में हमें क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ही नहीं सोचनी। तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का और जो स्कोप है, क्या ये एंटिटी के साइज को देखते हुए, एंटिटी के फॉर्म को देखते हुए, या एंटिटी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ एक्टिविटी, एंटिटी वाइज बताइए क्या ये चीजें वेरी कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या एंटिटी वाइज एंटिटी के साइज वेरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कोई स्मॉल एंटिटी है, कोई लार्ज एंटिटी है। जैसे मैं अपने ऑडिट प्रोफाइल की बात करूं कि मेरे पास कैसे कैसे क्लाइंट हैं, तो मेरे पास 1% कंपनी भी है, मेरे पास स्मॉल कंपनी भी है, और मैं एक पब्लिक कंपनी की भी ऑडिट करता हूं। तो क्या साइज अलग अलग है या नहीं है? साइज अलग अलग है। फॉर्म, लीगल स्ट्रक्चर, मेरे पास ट्रस्ट की भी ऑडिट है, मेरे पास सोसाइटी की भी ऑडिट है, और मेरे पास पार्टनरशिप फर्म की भी ऑडिट है, और मेरे पास कंपनी की भी ऑडिट है। फॉर्म सबका सेम या अलग अलग? अलग अलग। नेचर ऑफ एक्टिविटी, जो कंपनी की मैं ऑडिट करता हूं उनकी एक्टिविटी सेम नहीं है, कंपनीज की एक्टिविटीज अलग अलग है। तो एंटिटी वाइज साइज वेरी कर सकता है, एंटिटी वाइज फॉर्म वेरी कर सकता है, एंटिटी वाइज नेचर ऑफ एक्टिविटी ये वेरी कर सकती है। लेकिन इनकी वजह से आपको आंसर ये निकालना है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप सेम रहेगा या ये चेंज हो जाएंगे? सेम और चेंज। एग्जाम में इसके ऊपर करेक्ट और इनकरेक्ट पर क्वेश्चन लगा हुआ है। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और ऑडिट का स्कोप चेंज हो जाते हैं, किसके बेसिस पर? एंटिटी के साइज के बेस पर, फॉर्म के बेस पर, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेस पर। से करेक्ट और इनकरेक्ट।
करेक्ट और इनकरेक्ट? सोच सकते हो। आंसर इज इनकरेक्ट, चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आपका सेम ही रहेगा भाई साहब, कि आपको जाना है और ओपिनियन को एक्सप्रेस करना है। मैंने कहा था ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। तो यहां पर आपको ओपिनियन को एक्सप्रेस करना होगा। एंटिटी का साइज कुछ भी हो, एंटिटी का फॉर्म कुछ भी हो, नेचर ऑफ एक्टिविटी वहां पर कुछ भी होती हो, अल्टीमेटली आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम रहेगा। एंड स्कोप में क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप किसी भी एंटिटी की ऑडिट करिए, अल्टीमेटली आप वहां पे क्या एग्जामिन करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही एग्जामिन करना होगा। तो ये चीजें आपकी सेम रहेंगी, इनके बेसिस पर ये चीजें चेंज नहीं होती। एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट लगा हुआ है, देखिए ध्यान से। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज और फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। नेचर का मतलब कैसा उसका नेचर है, उसमें कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं, साइज स्मॉल या लार्ज, फॉर्म का मतलब हुआ यहां पर लीगल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे एक एंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है, ये सारी चीजें सेम रहती हैं, डज नॉट चेंज। इसको मार्क करिए फॉर द पर्पस ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो बच्चे आज के इस लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट टाइम से जो आपका जो क्लास होगा वो लगभग 2 से 2.5 घंटे का आपका क्लास चलना वो शुरू होगा। जब तक ये आपके बेसिक्स चल रहे होते हैं, क्लास को मैं जानबूझ के इतना लंबा नहीं लेके जा रहा होता, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट शुरू में मैं आपको दे रहा हूं, इनके ऊपर आपका कह सकते हो कि एक ग्रिप, एक पकड़ बहुत अच्छी तरह से निकल के आनी चाहिए। शुरू की क्लास अगर लंबी होती है तो कहने के बच्चे का एक फ्लो बिगड़ सकता है, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। दैट इज वाई शुरू की 2 क्लास लगभग 1.5 घंटे के आसपास की हैं। अगली जो क्लासेस आप देखेंगे वो लगभग 2 से 2.5 घंटे के आसपास जानी शुरू हो जाएगी। तो करना क्या है? केवल कुछ नहीं करना आपने, केवल जितना मैंने इन 2 लेक्चर्स में आपको ज्ञान दिया है, आपको केवल उस ज्ञान को बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है, रिकॉल करना है, यानी कि आपको इनको रीड करना है। मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करने की बच्चे आदत डाल लीजिए, बिलीव मी इस पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर था, तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में जितनी भी बातें मैंने आपको कही हैं कंसेप्ट डेवलप करने के पर्पस के लिए, वो सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चे समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम ऑडिट का जो मीनिंग है वो अल्टीमेटली हम वहां पर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करा, एग्जाम में क्वेश्चन लगता है इसके ऊपर 4 नंबर के लिए। कहां गई मेरी फाइल? हो, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फिर ओपिनियन की बात करनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है वो आपको समझाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे काफी चर्चा कर चुका हूं, बट और भी काफी चर्चा हमारी अगली क्लास में जाएगी। तो अगली क्लास में मानते हुए चलिए काफी ज्यादा टाइम हमारा इस मीनिंग को कंप्लीट करने में जाएगा, एक एक टर्म के ऊपर बहुत डिटेल चर्चा में बच्चे आप लोगों के साथ करूंगा। और बिलीव मी कि जो क्लास आपने ली है इसके बेसिस पर मैं आपको इतना ज्यादा कह सकते हो कि इस चैप्टर में, इस पेपर में मैं आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कर दूंगा कि एग्जाम में एक अलग ही लेवल का फील होगा कि हाँ, ऑडिट के इस पेपर में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। और अगर इंटर लेवल पर आपका ऑडिट स्ट्रांग हो जाता है तो फाइनल लेवल का पूरा ये फाउंडेशन है। इंटर के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो फाइनल लेवल पे बिल्कुल एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट है। जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फाइनल पे बड़ा 25 से 30 नंबर कवर करता है, कंपनी ऑडिट कॉपी एंड पेस्ट है। एक दो चैप्टर के भी अगर मैं नाम बताऊं आपको, चलो नाम नहीं बताता बिकॉज चैप्टर के नाम अभी तक मैंने आपको नहीं बताए, एग्जैक्टली कॉपी एंड पेस्ट होते हैं। तो इंटर की ऑडिट अगर आपकी स्ट्रांग है तो फाइनल की बहुत अच्छी फाउंडेशन आपकी डेवलप हो जाती है। चलिए बच्चे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।